नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल टॉप गुरु में। और फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी अभी आई हैं 2023 में। अभी 15 जुलाई से उसके फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करने वाले हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो पिछले परीक्षाएँ हुई थी तो उसका हम प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और ये दोस्तों आज जो हम सेट कराने वाले हैं ये आपका 28 जनवरी 2018 का पहली शिफ्ट का पेपर रहने वाला, ठीक है। कौन सा? 28 जनवरी 2018 का, ठीक है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक अवश्य देखना। और फ्रेंड्स बता दें कि ये आपकी ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। वो OMR शीट पर होता है और 120 मिनट का आपको टाइम मिलता है। यहाँ पर देखो लिखा है सब कुछ, 120 मिनट का टाइम मिलता है। और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें दोस्तों प्रत्येक एक क्वेश्चन का कितना 2 अंक मिलता है, यानी कि टोटल अंक जो अधिकतम अंक इस एग्ज़ाम के हैं तो 300 हैं। और जो आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो यहाँ पर आपका 1/2 अंक यानी कि 0.5 अंक आपका काटा जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं आपको कई मतलब कि आपको यही समझ में आना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे सर, ठीक है। वो भी आप देख लीजिए। देखिए आपके दोस्तों इस एग्ज़ाम में जीके के दोस्तों आपके रहने वाले हैं 37 क्वेश्चन और ये होंगे आपके 74 नंबर के, ठीक है। और हिंदी के 38 क्वेश्चन रहेंगे 76 नंबर के। और मैथ के आपके 37 क्वेश्चन रहेंगे 74 नंबर के। 38 क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग के 76 नंबर के, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितने यहाँ पर क्वेश्चन होंगे आपके 150 और टोटल मार्क यहाँ पर आपके 300, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना, ऐसे आपके एग्ज़ाम पूछा जाएगा इस सिलेबस के आधार पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। दोस्तों हम क्या कर रहे हैं कि जो पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जीके की जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद आपको मैथ के मिलेंगे, रीजनिंग और बाद में हिंदी के मिलेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक अवश्य देखना, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। यानी कि जिसको भी यूपी पुलिस का कांस्टेबल का आपको एग्ज़ाम देना है उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो, तो लास्ट तक अवश्य देखना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो द्रवों का घनत्व नापने के लिए दोस्तों हम किसका यूज करते हैं? यूडियोमीटर का, ठीक है। यूडियोमीटर का हम यूज करते हैं। इनोमी आप पूछेंगे सर इनोमोमीटर का यूज कहाँ पर करते हैं? तो जो हवा होती है उसकी गति नापने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। और वेबामीटर का उपयोग किस में करते हैं? वेबामीटर का उपयोग दोस्तों हम मिट्टी के यांत्रिक गुण को मापने में करते हैं, ठीक है। वेबामीटर का उपयोग हम मिट्टी के यांत्रिक गुण को मापने में करते हैं, ठीक है। और जो पिक्नोमीटर आपका होता है वह दोस्तों ठोस वस्तुओं की मात्रा और घनत्व को मापता है, ठीक है। तो जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनकी मात्रा और घनत्व को कौन मापता है? पिक्नोमीटर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है केंद्रीय विश्वविद्यालय बाला साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स उसे नहीं हम करेंगे, बाकी जो अदर जो भी होंगे सब करेंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स को छोड़कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय ये दोस्तों आपका प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आएंगे कि हेडक्वार्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। तो सारे हेडक्वार्टर जितने भी यूपी में फेमस हेडक्वार्टर हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो उत्तराखंड दोस्तों किस वर्ष अस्तित्व में आया था? सन 2000 में, ठीक है। और यहाँ के दोस्तों प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी जो कि बीजेपी से हैं। और जो यहाँ के गवर्नर है तो गुरमीत सिंह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। और ये दोस्तों 9 नवंबर को जो है तो यह नया राज्य उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बोला गया है कि बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है, ठीक है। यानी कि बरसाना होली जब खेलते हैं तो वहाँ पर किसका हम यूज करते हैं? टमाटर का दोस्तों जो फेस्टिवल होता है टमाटर फेंकने का तो वो तो स्पेन में होता है। दूध का तो मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं होता, पत्थर का भी नहीं कहीं होता। लेकिन डंडे के जो होली होती है ना तो वो बरसाना में होती है, डंडे का यूज करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डंडा। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो काम्पिल मेला जो उत्तर प्रदेश में होता है तो वो किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो जैन समुदाय से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला गया है कि भारत में कथक नृत्य की के एक शास्त्रज्ञ हैं, ठीक है, यानी कि इन व्यक्तियों में से कौन एक क्या है, कथक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कथक दोस्तों कहाँ का एक लोक नृत्य है, वह दोस्तों कहाँ का है, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य नहीं शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिनमें से एक कथक है, और यह कथक दोस्तों यूपी का है। और यूपी के दोस्तों यहाँ पर जो कथक है, तो कथक शास्त्रज्ञ कौन है, पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। यानी कि जो कथक के हैं ना, तो अधिकतर महाराज हैं, जैसे लच्छू महाराज हो गए, लच्छन महाराज हो गए, ठीक है। तो जितने भी महाराज होंगे ना, तो लगभग 90% महाराज जितने भी हैं तो कथक से रिलेटेड जरूर होंगे, ठीक है। और सोनल मानसिंह दोस्तों ये उड़ीसी से संबंधित है, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है। और जो मल्लिका साराभाई दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित हैं, ओके। और उदय शंकर आपके फ्रेंड्स ये संबंधित किससे है, कथकली, कथकली कहाँ का है, केरल का, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन ऐसा भी बन गया है, बताओ कि चरण प्रक्रिया कैसी रहेगी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो शारीरिक परीक्षण ये तो दोस्तों होता है, ठीक है। और शैक्षिक योग्यता ये भी होता है, टेस्ट या अभी जो चल रहा है ये शैक्षिक योग्यता का ही है। आयु पात्रता ये भी दोस्तों होता है, आयु अगर आपकी कम ज़्यादा होगी तो आप वहाँ पर भर्ती नहीं ले सकते, ठीक है। भाषा परीक्षण ये नहीं होता, ठीक है। आप कोई सी भी लैंग्वेज बोलें उससे कोई भी चयन प्रक्रिया में जो है तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने, ठीक है, दशाश्वमेध, ठीक है, दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी, ठीक है। तो यह दोस्तों कहानी किससे रिलेटेड है, आपकी भगवान ब्रह्मा से संबंधित है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। तो कई बार की कि अपने जो वेद पुराणों से भी आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। रामायण से, महाभारत से, इन मतलब कि आध्यात्मिक जितनी भी आपकी बुकें हैं उनसे भी, होली बुकें हैं उनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जरूर सारे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमवीर, ठीक है। अब परमवीर से नीचे कौन होता है, परमवीर से आपका महावीर होता है, उसके बाद वीर चक्र होता है, ठीक है। परमवीर, फिर वीर, महावीर, उसके बाद वीर चक्र। और इनकी दोस्तों शुरुआत कब हुई थी, तो इनकी शुरुआत दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई थी परमवीर चक्र की और महावीर और वीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक, 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई थी, यानी कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया के लेखक कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस्माइल मर्चेंट, ठीक है। इस्माइल मर्चेंट की ये बुक है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको यही सीख लेना चाहिए कि जितने भी अभी प्रेजेंट टाइम में करंट अफेयर्स में जितनी भी बुकें हों, या फिर जो एशियंट इंडिया की हों, या फिर मॉडर्न इंडिया की जितनी भी बुकें हों, तो वो सारी आपको जरूर पढ़ना है। एक न एक बुक तो आपके एग्जाम में आएगा ही, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको करने से यही फायदा होता है कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको आइडिया लग जाता है। तो यहाँ से बुक का भी एक क्वेश्चन आ गया यहाँ से। और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे डे का आ गया, हमें बोला गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों आपका 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और आपका 22 अप्रैल को क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। अर्थ डे क्या होता है, अर्थ डे, इसमें अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को। और आपका जो है तो 22 मई को क्या होता है, 22 मई को दोस्तों आपका क्या होता है, ये देखो एक हायरार्की बता दें आपको हम, ठीक है। देखो आप यहाँ से शुरू करिए, 22 मार्च से शुरू करिए, आप 20 मार्च से शुरू कर लीजिए। 20 मार्च को दोस्तों क्या होता है, 20 मार्च को आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस डे होता है, ठीक है, हैप्पीनेस डे। और 22 मार्च को आपका क्या होता है, वाटर डे होता है, ठीक है, वाटर डे। और उसके बाद आपका 22 मार्च हो गया, उसके बाद एक महीना बाद यानी कि 22 अप्रैल को क्या हो जाएगा, आपका अर्थ डे हो जाएगा। और 22 मई में जब आप जाएंगे, 22 मई में तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे होता है, ठीक है, ये आप ध्यान देना। और फ्रेंड्स आपका 8 मार्च में इम्पोर्टेंट डे होता है, वो क्या होता है, विश्व महिला दिवस, ठीक है, ये आप ध्यान देना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन हमने बता दिए, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में बोला गया है कि जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था, नहीं कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो सर फ्रैंक व्हीटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है। तो आविष्कार से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आते हैं, तो आविष्कार की भी हम भी वीडियो एक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, जितने भी आविष्कार हैं।
तो उनकी एक हम वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ लेना, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। आविष्कार से भी एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एवं एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, ठीक है। तो ट्विटर तो है दोस्तों, फेसबुक भी है, वीईबो भी है, और जो आपकी क्यूरो है ये दोस्तों एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन है, ठीक है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में दोस्तों वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, जो कि यूपी से जुड़ा हुआ ही राज्य है, ठीक है। यूपी के, ठीक है, यूपी के साथ जुड़ा हुआ राज्य, ये पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, और इसमें दोस्तों सबसे अधिक क्या है? वन क्षेत्र है, ठीक है। अगला है फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? यूरो, ठीक है। यूरो क्यों? क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का जो है तो सदस्य है, ठीक है, फिनलैंड, इसलिए यूरो है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन होती है, वह दोस्तों क्या होती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है, तय करती है। और जो मैकमोन होती है तो इंडिया और चाइना के बीच होती है, और जो डूरंड होती है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, प्योंगयांग दोस्तों आपकी नॉर्थ कोरिया की, यानी कि उत्तर कोरिया, किंग जोंग उन की राजधानी है, ठीक है। और जो मंगोलिया की क्या है? उलानबातर है। और मालदीव की क्या है? आपकी माले है, ठीक है। और मलेशिया की आपकी क्या है? कुआलालंपुर, ठीक है। मलेशिया की आपकी राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। तो इसका राइट आंसर प्योंगयांग क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूयॉर्क और मिनेसोटा और लुइजियाना, ये दोस्तों क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस में कितने राज्य हैं? टोटल 50 राज्य हैं, जिनमें से न्यूयॉर्क भी है, मिनेसोटा भी है, लुइजियाना भी है, लेकिन अटलांटा दोस्तों यूएसए का एक राज्य नहीं है, यह एक शहर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग जो है तो तमिल तो बोलेगा नहीं, कि तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, ठीक है। बंगाली तो बहुत दूर हो गई, बंगाल साइड तो बहुत दूर हो गया। हिंदी तो कभी बोली नहीं जाती साउथ तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोली जाएगी? महल लैंग्वेज दोस्तों लक्षद्वीप में मलयालम के अलावा एक दूसरी लैंग्वेज है। और जो मलयालम लैंग्वेज किस राज्य में बोली जाती है? तो केरल में मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि शिवाजी के छोटे, ठीक है, बेटे को नाम शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम, ठीक है। ये दोस्तों तीसरे छत्रपति थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? तो घुमरा। घुमरा दोस्तों एक उड़ीसा से निकला हुआ एक प्राचीनतम लोक नृत्य है। अगला यहाँ पर अगर पहला देखते हैं, पुलिकली। पुलिकली दोस्तों क्या है? एक केरल का लोक नृत्य है, ठीक है, केरल का है ये। पुलिकली आपका केरल का है। और राउत नाच आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ का, ठीक है। और ये आपका डालू कुनीता, तो डालू कुनीता दोस्तों कहाँ का है? कर्नाटक का है, ये आप ध्यान देना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपको कितने 4 यहाँ पर डांस याद हो चुके हैं, ठीक है। उड़ीसा का कौन सा हो गया? घुमरा। राउत हो गया छत्तीसगढ़ का। पुलिकली हो गया आपका केरल का। और डोलू कुनीता हो गया कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बोला गया है कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना था? कितना तय कर दिया गया था? तो 5 लाख, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में भी दोस्तों 5 लाख ही है। और दोस्तों सैलरी से कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो बता दें कि जो प्रेसिडेंट की तो आपकी कितनी हो गई? 5 लाख हो गई। और जो वाइस प्रेसिडेंट की कितनी होती है? ये भी कई बार पूछ लेता है, तो ये कितनी हो जाती है आपकी? वाइस प्रेसिडेंट की दोस्तों 4 लाख हो जाती है, ठीक है, 4 लाख हो जाती है। ओके। और आपकी अगर आप यहाँ पर गवर्नर की देखते हैं, गवर्नर की वो दोस्तों आपकी कितनी हो जाती है? 3.5 लाख हो जाती है, ठीक है, 3.5 लाख। गवर्नर की 3.5 लाख हो जाती है और प्रेसिडेंट की 2 लाख हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अपन। बोला गया कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, ठीक है। ये दोस्तों 2018 का क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर चेंजेज हो गए हैं अब प्रेजेंट टाइम में। अब भारत दोस्तों दुनिया भर में पहले स्थान पर है नारियल के उत्पादन में, ठीक है। और 2018 में तीसरे नंबर पर था। तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर ये क्वेश्चन मान लीजिए गलत है, तो
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में, अगर आए आपके एग्जाम में कि भारत का नारियल उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान है, तो पहला हो गया है अब, ठीक है। पहले 2018 में तीसरा था। और दोस्तों बता दें कि राज्य में दोस्तों पहले नंबर पर कर्नाटक है और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है आपका नारियल उत्पादन में, ठीक है। बोला गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से कितनी महिलाएं थीं, तो 15 महिलाएं थी दोस्तों 284 मेंबरों में से, जिन्होंने दोस्तों हस्तलिखित संविधान में अपने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी, ठीक है। तो इसकी कल्पना दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने की थी, और इसमें दोस्तों कई लोग और भी शामिल थे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशफाक उल्लाह खां। और काकोरी रेल लूटपाट दोस्तों कहाँ पर हुई थी, ये यूपी में हुई थी, ओके। और यह दोस्तों 9 अगस्त 1925 को हुई थी ये घटना। डेट आप जरूर याद रखना, 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपके चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे और राजेंद्र रोहड़ी, ठीक है, और कई थे, ठीक है। तो और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बगरू डैश में हाथ की छपाई से के प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बगरू दोस्तों हाथ के छपाई के लिए प्रसिद्ध है। ये बगरू कहाँ की, यह हाथ की कला है, एक राजस्थान की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात, ये तो करंट अफेयर्स का है, लेकिन हम बता दें दोस्तों कैश आपका क्या, कैश रिजर्व रेशियो अब प्रेजेंट टाइम में परसेंटेज क्या है उसका 4.5 है, ठीक है। उस टाइम पे 4 था, अब 4.5 हो गया है कैश रिजर्व रेशियो का परसेंटेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश द्वारा बनाया गया था, ठीक है। जो हवा महल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो ये आपका जयपुर में है, ठीक है। जयपुर राजस्थान में हवा महल है, और इसका निर्माण 1799 में दोस्तों सवाई प्रताप सिंह जी ने इसका निर्माण कराया था। 1799 में जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने कराया था, सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस की किस देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो पुर्तगाल के यह प्रधानमंत्री थे। अब प्रेजेंट टाइम में भी दोस्तों क्या है, एंटोनियो गुटेरस जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि उद्घाटन के बाद लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि एकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में। और बोला गया कि एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और डैश के बीच खेला गया एक T20 मैच था, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज और भारत के बीच दोस्तों एकाना क्रिकेट स्टेडियम जो कि लखनऊ में स्थित है, पहला मैच खेला गया था इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में, पहला T20 मैच, ठीक है। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी डैश द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो इसकी मेजबानी दोस्तों किसकी द्वारा की जाएगी, तो की क्या जाएगी, हो ही चुकी है इसकी मेजबानी, क्योंकि 2023 चल रहा है। 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी 2022 में किसने की थी, चीन ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारत में चीफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। तो चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने, यहाँ पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको छोड़ ही सकते हैं अपन। क्वेश्चन में बोला गया है आपका मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, ठीक है। तो इंसुलिन दोस्तों कौन सा अंग पैदा करता है, आपका अग्नाशय। अग्नाशय दोस्तों क्या करता है कि इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपका जो ग्लूकोज होता है ब्लड में उसको मेंटेन रखा जा सकता है, ठीक है। और अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो रही है ना, तो आपको क्या हो जाता है दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता, वो डायरेक्ट ग्लूकोज के रूप में किस में चेंज, आपके ब्लड में चला जाता है, और आपको डायबिटीज़ नामक एक घातक बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अग्नाशय से कौन सा इंसुलिन पैदा होता है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कच्चे तापमान पर द्रवावस्था में रहता है, कच्चे यानी कि कमरे के तापमान पर ही द्रवावस्था में रहता है, ऐसा कौन सी अधातु है, ठीक है। तो अधातु बोला गया तो पारा तो आपकी धातु होती है, तो ये तो होगा नहीं कभी, ठीक है, ये तो होगा नहीं। और पारा एक ऐसी धातु है दोस्तों जो कमरे के तापमान पर ये द्रवित अवस्था पे रहती है, ठीक है। लेकिन हमें अधातु बताना है। और क्लोरीन आपकी क्या है, एक गैस है, और हीलियम भी आपकी गैस है, तो आपका आंसर क्या बचेगा, ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि आपकी क्या होता है कि उसमें द्रवित अवस्था में रहती है, ठीक है।
और इसका परमाणु क्रमांक भी दोस्तों आप याद रख लीजिएगा, इसका परमाणु क्रमांक ब्रोमीन का कितना होता है, 35 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो हम सभी का लेकर देखते हैं। देखो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन आपका है। ठीक है, तो ब्रोमीन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका परमाणु क्रमांक 35 अभी हमने बताया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, 18 कितने हो गए आपके 10 और 28 बचे कितने आपके 7। ठीक है, और आपका यहाँ पर लेते हैं आप क्लोरीन ले लीजिए। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके, परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। ठीक है, उसके बाद आप सोडियम ले लीजिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 होता है, तो 2, 8, 1 इसका हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैल्शियम, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 20 होता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल रहा हूँ आपका, परमाणु क्रमांक। ठीक है, और तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 2, 8 और 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बाहरी कोश में दोस्तों 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने 2 बार 8 लिया है, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमसे क्या पूछा गया, परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होगी। तो आप देख रहे होंगे कि कक्षाएं दोस्तों 4 वाली, इनको तो हटा ही देते हैं, टक्कर किस में होगा, 3 वाली में। ठीक है, क्योंकि अगर कक्षाएं अगर 4 हो जाएंगी तो उनका ऑटोमेटिक सब मतलब कि ज़्यादा ही होगा 3 वालों की कक्षाओं से। ठीक है, तो मतलब कि 4 वालों को तो आप हटा ही दीजिए। ठीक है, अब टक्कर किस में रहेगी आपकी, क्लोरीन और सोडियम में। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा, तो दोस्तों देखो अब अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर बाहरी कक्षा में दोस्तों क्या होगा, देखो बाहरी कक्षा में क्या होगा कि आपके 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में रहेंगे। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन देखो, और यहाँ पर जो सोडियम रहेगा, सोडियम की बाहरी कक्षा में दोस्तों कितना रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इसमें 7 रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो दोस्तों आपको यही समझना है कि 7 देखो, अब 7 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर रहेंगे तो अंदर कितने प्रोटॉन रहेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन अंदर रहेंगे। ठीक है, केंद्र पर तो उतने ही प्रोटॉन रहेंगे, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में दोस्तों क्या होगा, आकर्षण होगा। तो आकर्षण दोस्तों किसके किसके बीच में ज़्यादा होगा, 7 इलेक्ट्रॉन के बीच में, 7 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ज़्यादा होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों संख्या ज़्यादा है तो इनके बीच में आकर्षण ज़्यादा होगा, तो इनका आकर्षण ज़्यादा होगा, तो इसका जो परमाणु त्रिज्या होगी क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, कम होगी। ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ पर इसलिए आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आपको अच्छे से सीखना है, इसका आंसर क्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर CH3 COO CH2CH3 डैश का एक सूत्र है। ठीक है, तो एथिल एथेनॉइट का यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आ गए, यानी कि मैथ के और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। अब देखते हैं, बोला गया है कि A B का आधा कुशल है जो C से त्रिगुना कुशल है। ठीक है, यानी कि A और B और C के बीच में चर्चा हो रही है। सबसे पहले इनकी इफिशियंसी पर बात हो रही है। ठीक है, इफिशियंसी पर बात हो रही है, तो यहाँ पर A B का आधा कुशल है और C से तिगुना। ठीक है, यानी C से कौन तिगुना कुशल है, B। ठीक है, तो C का अगर हम मान लेते हैं दोस्तों 2, तो B कितना हो जाएगा 6, और जो A B से आधा कुशल है, यानी कि B से आधा कुशल है, यानी कि A की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये इफिशियंसी का रेशियो यानी कि टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर टाइम का रेशियो फ्रेंड्स क्या होने वाला है, देखिए तो टाइम का रेशियो यहाँ पर हो जाएगा, देखो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस अनुपात का उल्टा, ठीक 6 मान लीजिए, तो 3 दूनी 6, तो 2 बार गया, और इधर 1 बार जाएगा, इधर 3 बार, तो ये दोस्तों टाइम का रेशियो आ गया। ठीक है, तो बोला गया कि B अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा करता है, तो एक रेशियो बराबर 6 दिन हो जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू 6 दिन हो जाएगी, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क 6 दिन में कर रहा है वो, और कितनी उसकी इफिशियंसी है B की 6, यानी कि टोटल वर्क 36 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आप बोला गया है कि B अकेले यहाँ पर वे तीनों मिलकर एक साथ काम कितने दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो 36 टोटल वर्क हो गया तीनों मिलकर, यानी कि उनकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी तीनों की, 6, 3, 9 और 2, 11। ठीक है, यानी कि 36 यहाँ पर 11 जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। 36/11 करने पर आपका 3.27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि X ने जो है तो 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, और उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की। X द्वारा पैदल तय की गई दूरी आपको बताना है। ठीक है, तो हम फ्रेंड्स क्या समझते हैं कि X ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की,
तो मतलब कि 8 घंटे तक तो वो चलता है, ठीक है। और कुछ दूरी साइकिल से चलता है, कुछ पैदल से चलता है, ठीक है। तो इनको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो साइकिल से दोस्तों वो है, पैदल कैसे चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। तो उसकी हम मान लेते हैं कि देखो, अब मान लेते हैं कि हम पूरी उसने दूरी कितने कैसे तय की, पैदल ही तय की। तो पैदल ही तय की रहेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 8 घंटे में कितनी तय कर लेगा वो, कितनी तय कर लेगा फ्रेंड्स, 40, ठीक है, 40 किलोमीटर। तो बचेगी कितनी, 75 में से 40 जब माइनस माइनस करेंगे तो 35 बचेगी, 35 किलोमीटर, ठीक है। तो 35 किलोमीटर दोस्तों ये बच क्यों रही है, क्यों, क्योंकि जो स्पीड है पैदल की अपेक्षा साइकिल की कितनी ज़्यादा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर जब 7 किलोमीटर प्रति घंटा से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि दोस्तों 5 घंटे क्या लग जाएगा, इसका टाइम लग जाएगा, ठीक है। 5 घंटे का टाइम लग रहा है किसे, आपका जो है तो किसे लग रहा है 5 घंटे का टाइम, साइकिल से चलने पर, यानी कि साइकिल से वो कितने घंटे चल रहा है, 5 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी। देखो अब साइकिल द्वारा 5 घंटे चलता है, टोटल टाइम ले रहा है 8 घंटे, यानी कि 3 घंटे किससे चलेगा, पैदल चलेगा, ठीक है। 3 घंटे पैदल चलेगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3 घंटे पैदल चलने पर वह 15 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन करना है, आसानी से आप कर सकते हैं। मस्त क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर जब भी पिघलाने की बात करें ना तो डायरेक्ट आप आयतन में यहाँ पर खेला करें, ठीक है। और बोला गया है कि इसको पिघलाकर, इतने गोले को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु बनाया जाता है। तो शंकु का व्यास यानी कि त्रिज्या का दुगना निकालना है। सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे अपन, फिर उसका दुगना करने पर आपका व्यास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4/3, ठीक है, 4/3 पाई, और क्या होता है पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर 10 है तो 10 के क्यूब करने पर 1000 डायरेक्ट लिख देते हैं हम, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या हो जाता है 1/3, और पाई आर स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आपका आर स्क्वायर यहाँ पर यहीं पर त्रिज्या दी नहीं है तो डायरेक्ट आर स्क्वायर लिख रखिए। और हाइट आपकी कितनी दी हुई है 10, ठीक है। तो 3 से 3 को काट दीजिए आप, और पाई से इस पाई को काट दीजिए, ठीक है। और आप इस 10 को 10 से एक 0 काट दीजिए, यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 400 आ जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। तो व्यास क्या हो जाएगा आपका 2r 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, ठीक है, यानी कि 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक कौन से हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6 और 7। बोला गया है कि यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितना प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। यानी कि सबसे पहले पहला जो सेट था 3 से लेकर यहाँ पर स्टार्ट होकर 5 जो अगले पूर्णांक थे उनका औसत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 पहले के छोड़ देंगे, 2 बाद के छोड़ देंगे, तो बीच का बचेगा वो 5 बचेगा, ठीक है। तो पहले का एवरेज यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अगर बोला गया कि सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, ठीक है, सबसे बड़ा पूर्णांक आप अगर हटा देते हैं तो सेट का औसत में क्या परिवर्तन होगा बताना है। तो सबसे बड़ा सेट अगर आप 7 हटा देते हैं ना, इसको 7 को हटा दीजिए, तो जो औसत आएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और 5/2, यानी कि 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने की कमी हो रही है 0.5 की कमी हो रही है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में 5 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जब परसेंटेज आप निकालेंगे फ्रेंड्स तो आपका आंसर कितना आने वाला 550/5, यानी कि 10% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल 64 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि योग होना चाहिए और उनका गुणनफल क्या होना चाहिए 64 होना चाहिए और न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों 6 अगर आप योग लेते हैं तो आप इनका जो है तो कोई नंबर लेके इसके द्वारा 64 बना सकते हैं योग, की नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोस्तों इसका मैक्सिमम ही ले लेते हैं ना 6 और क्या ले लें 6 और 6 ले लेते हैं ना तो योग तो 12 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई 64 नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप 7 जैसे 7 तो ले लेंगे, 7 नहीं ले पाएंगे आप, 6 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं बनेगा। अगला है यहाँ पर अगर 20 लेते हैं आप, ठीक है, तो 20 लेने पर आपका क्या हो जाता है, अगर आप 16 और 4 ले लेते हैं योग तो 20 हो जाएगा, 16 4 20, और मल्टीप्लाई भी आपको कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना होगा न्यूनतम ही देखना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। आपने ये तो ले लिया, लेकिन और भी ऑप्शन आपके 8 भी है 16 भी है, ये भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बन गए तो आपका न्यूनतम पूछा गया है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 16 को देखते हैं। 16 का दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं 8 और 8, ठीक है। तो 8 या 64 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे और योग करेंगे तो 16 हो रहा है, ठीक है।
और ये दोस्तों 20 से छोटा ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यही राइट हो जाएगा। 8 में तो दोस्तों ऐसा कोई बनना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर 4 और 4 दोस्तों करते हैं तो योग तो 8 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई आपका 16 ही आएगा। 64 तो कभी नहीं हो सकता इसका, ठीक है, तो 16 ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि 1200 में ऐसी कौन सी छोटी संख्या का हम मल्टीप्लाई कर दें ताकि वह क्या बन जाए, आपका पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप क्या करते हैं, 1200 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है, 2400, और 2400 किसी का दोस्तों पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक है। और अगर 4 का करते हैं तो 4800 भी किसी का नहीं होता, और यहाँ पर 6000 भी किसी का नहीं होता 5 का मल्टीप्लाई करने पर। जब अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3600, ठीक है, 3660 का वर्ग होता है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे अगर नाप से बने तो आप कैसे कर सकते हैं कि इसका गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है, 1200 का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 कर दीजिए, इधर 3 आ जाएगा, ठीक है, और एक बार 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 75 आ जाएगा। उसके बाद आप इसको किससे कर सकते हैं, 25 से कर सकते हैं, ठीक है। तो 25 से करने पर इधर क्या आ जाएगा आपका 3, तो इधर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 है यानी कि 2 2 के जोड़े, यहाँ पर 4 और 4 का एक जोड़ा इधर से निकल जाएगा, 4 तो निकल जाएगा, इधर 25 से एक 5 निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 यहाँ पर केवल अकेले बचेगा, अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 का जोड़ा एक निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इतना, तो 5 को 20 यानी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए, आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 64 है और यहाँ पर कोष्टक को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, यानी कि ये कोष्टक को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये पूरे में रूट है, ये ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि कोष्टक लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 8 + 73 81, 81 का रूट करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36, 36 का रूट क्या हो जाएगा 6, और 6 + 3 क्या हो जाता है 9, 9 का रूट क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा, 3 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि यदि x/y आपका 4x 4/5 और यहाँ पर 7x + 6y = 29 है, तो y का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या रख सकते हैं, x और y की मान रखिए यहाँ पर, तो 7 × 28 और प्लस यहाँ पर 5 × 7 = 35, ठीक है, 5 × 30 हो जाएगा। और ये दोस्तों रेशियो है, अनुपात है, ठीक है, क्योंकि अनुपात ही हमने ले लिया है, बराबर 29 है, तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29/58, ठीक है, यानी कि 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर किसका मान पूछेगा, y का मान। तो y का वैल्यू क्या है 5 रेशियो है, तो 5 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 60 हैं। यदि उनके संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो बोला गया कि तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि लघुत्तम यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाता है, और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या हो जाता है, वही कर देते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है, पहली संख्या उन संख्याओं में से एक संख्या दूसरी की तुलना में 14 अधिक है, यानी कि एक अगर x है तो दूसरी क्या हो जाएगी x + 14 हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर दोस्तों मान रखना होगा किसका, x का, ठीक है। तो x का मान रखने पर यहाँ पर क्या आना चाहिए 120 आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से x की वैल्यू अगर आप 6 रखते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा, यानी कि 20 × 6 = 120, इधर भी 120 हो रहा है, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू आपकी 6 आ गई। तो आपसे पूछा क्या गया है कि तो छोटी संख्या क्या याद कीजिए। छोटी संख्या हमारी x ही है, ठीक है, और बड़ी संख्या 20 यहाँ पर x + 14 है, ठीक है। पहली छोटी संख्या आपकी 6 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 4:9 के अनुपात में a और b के बीच 39 कौड़ियाँ वितरित की जाती हैं, तो b को a से कितनी अधिक कौड़ी मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर a और b का अनुपात क्या है आपका 4:9 है। यहाँ पर टोटल यहाँ पर 39 दिए, यानी कि टोटल अनुपात कितना हो रहा है 13 रेशियो। 13 रेशियो के बराबर कर देंगे 39, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 3 आ जाएगी। बोला गया है कि b को a से कितनी अधिक कौड़ियाँ मिलेंगी, तो b को a से कितना अनुपात अधिक मिल रहा है 5 अनुपात, ठीक है, 4 से 5 अधिक है 9, ठीक है। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 5 का, यानी कि 15 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला गया है कि 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने पर, यानी कि अंकित मूल्य यहाँ पर 2 बार बढ़ाया जाता है, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस के बाद जो अंकित मूल्य डाली जाती है, यानी कि 2 बार उसको चिन्हित किया जाता है। बाद में 20% की छूट पर
एक वस्तु को इतने में बेची गई, ठीक है। तो वस्तु की लागत मूल्य आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वस्तु का जो यहाँ पर सीपी और एमपी का रेशियो क्या हो जाएगा वो देखिए। तो पहली बार दोस्तों 10 से 11 हो जाएगा, बढ़ाएगा 10%, ठीक है। उसके बाद 30% बढ़ाएगा यानी कि 10 से 13 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 से कितना यहाँ पर हो जाने वाला आपका 143, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु को बेचा जाता है। तो इस पर दोस्तों 20% की छूट करना है, यानी कि 1/5 होता है 20% की वैल्यू, यानी कि 1/5 में 1 की छूट देने पर यानी कि आपको 4/5 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो 143 के 4/5 के बराबर हम किसको कर देंगे फ्रेंड्स 2288 रुपये को, ठीक है। तो 2288 को इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। अब 4 को इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा और ये इधर बचेगा आपका 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो 572 बचा। और यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाता है कि ये कितनी बार जा रहा है आपका 4 बार जा रहा है, ठीक है। यानी कि आपकी जो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 4 बार जा रहा है, इधर 5 बचा यानी कि 20 आ रहा है, ठीक है। तो बोला गया कि लागत मूल्य क्या होगा, तो लागत मूल्य आपकी 100 थी, तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी 20 है, तो 100 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। जो भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा से शुरू से देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कपड़े का मूल्य, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये प्रदान किए गए, यानी कि टोटल यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का कितना पड़ गया 640। और यहाँ पर लाभ उसको 12% का प्राप्त करना है, 12.5% का, तो कितने कीमत पर बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो 12.5% बराबर क्या होता है 1/8, यानी कि कोई वस्तु अगर 8 की है तो उसे 9 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9/8 का, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया 8 64 यानी कि 40, ठीक है, सॉरी 80 बार जाएगा, ठीक है। और 9 8 72, तो 720 आपका यहाँ से अंतर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आसानी से करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया फ्रेंड्स कि एक वस्तु 2500 में खरीदी गई और यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस 2500 है, दुकानदार इसकी अंकित मूल्य पर 12% की छूट की और अनुमानित देता है, ठीक है। 12% की अनुमानित छूट देता है, फिर भी वह 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की कीमत अंकित कीमत क्या होगी। तो यानी कि मार्क प्राइस, यहाँ पर मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर बात हो रही, तो अनुपात क्या हो जाता है, ठीक है। कितने का उसने प्रॉफिट अर्जित किया है 10% का, यानी कि 110% इधर हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा आपका 12% की छूट, ठीक है। छूट और यहाँ पर जो हो जाएगी वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर छूट कितनी की हो रही है 12% की, यानी कि 88 बचेगा। ओके, यहाँ से आप जब देखते हैं कि 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 55 आ जाएगा आपका और बटे आपका क्या होने वाला है 44, ठीक है। और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो एमपी और सीपी के जो अनुपात आने वाला है क्या आने वाला है 5:4, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपसे क्या बोल दिया गया है कि अंकित मूल्य आपको निकालना है और एक वस्तु का जो आप दिया गया है खरीदी गई कितने में 2500 में, यानी कि 4 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है आपकी 2500 के। तो आपको 5 रेशियो की वैल्यू निकालना है, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है आपका 2500/4 और मल्टीप्लाई में आप 5 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का भाग जब इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा 25 × 25 हो जाएगा, 25 × 25 × 5 हो जाएगा। तो 625 × 5 यानी कि आपका कितना होने वाला है 3125 आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 की राशि दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो दोगुना बोला गया है, यानी कि दोस्तों जो 200% यहाँ पर निकलना चाहिए, ठीक है। तो 100% तो यही हो गई, यानी कि 100% अभी हमें और यहाँ पर इंटरेस्ट अगर ब्याज प्राप्त कर लेते हैं तो वह राशि क्या हो जाएगी दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो 4% की रेट से 100% हमें प्राप्त करने के लिए यानी कि हमें 25 वर्ष तक उसको साधारण ब्याज यहाँ पर प्रणाली लागू करना चाहिए, ठीक है। 25 चौको 100 यानी कि 100% और आ जाएगी ब्याज, तो 200% हमारी अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये दोस्तों क्वेश्चन बोला गया है कि 1000 रुपये 2 वर्ष में कितने हो जाते हैं 11,044.9 हो जाते हैं। मूलधन का सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया, ठीक है। तो इसको दोस्तों कैसे अब अपन सॉल्व करने वाले हैं, देखिए कि यहाँ पर देखो 2 साल के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पर 1000 है और इधर क्या है 1144, ठीक है। और इधर पॉइंट हटा देंगे तो इधर जो 9 हो जाएगा, नीचे 10 आएगा, तो इसको इस तरफ ले देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से दोस्तों आप 2 बार से बोला गया है, यानी कि इसका रूट आपको लेना है, ठीक है। अब अगर आप रूट ले लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इधर 100 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपका रूट लेने पर 170 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 107 आएगा। 107 का वर्ग क्या होता है, 11,449, ठीक है। 107 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट आपको कितनी मिल रही है, 7%, 7 की 100 के रिस्पेक्ट में, यानी कि आपका मान क्या आ जाने वाला है, 7%, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी के बीच यहाँ पर 1152 रुपये का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अनुपात क्या हो जाएगा, 9, 8, 17, 7, 24, तो 24 रेशियो बराबर इसके कर देंगे हम, ठीक है। 24 रेशियो बराबर कितने के कर देंगे हम, 1152 के, ठीक है। यानी कि आपका जो यहाँ से 6 से जाएगा डिवाइड कि नहीं जाएगा, ये 6 से चला जाएगा, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 और बचेगा 5, 6 6 7 42, 6 48, ठीक है। 6 48 यहाँ पर बचेगा 6×54, ठीक है। 9 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, ठीक है। तो 9 बार जाएगा इधर और फिर 2 बार चला जाएगा। 4 से भी ये डिवाइड हो रहा है, तो 4 से डिवाइड करें, यानी 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से आपकी 1 रेशियो की वैल्यू फ्रेंड्स आ रही है 4 चौको 16 और बचेगा 32, तो 8 हो जाएगा। 1 रेशियो की वैल्यू 48 आ गई। तो एक का हिस्सा क्या हो जाएगा, एक हिस्सा 7 रेशियो है, तो यहाँ पर 48 × 7 आप जब करेंगे, 48 × जब 7 करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 48 × 7 करने पर 7×56 यानी कि 6। तो 6 यूनिट डिजिट वाला कौन सा है, केवल ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा आपका, बोला गया कि ए, बी तथा सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया, ठीक है। 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया और बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए और बी ने ए ने बी की तुलना में 20,000 अधिक दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी का दोस्तों, ए बी ने दोस्तों टोटल 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए और बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक, ठीक है। तो बी ने सी की तुलना में 6,000, यानी कि हम मान लेते हैं कि अगर सी ने एक्स किए तो बी ने क्या किए होंगे, एक्स प्लस 6,000 किए होंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 8,000, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का सभी को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 50,000। इसको बराबर करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू यानी कि 3x बराबर क्या हो जाने वाला है, 8 से 14 को उस तरफ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा उस तरफ आपका 3600, ठीक है, 36,000। तो एक्स की वैल्यू आपकी 12,000 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा आपका, 12, 8, 20,000, ठीक है। ए प्लस बी की यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाभ फिर बोला गया कि इतना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर इन्वेस्ट की गई वो निकाल लेते हैं हम, और जो बी को कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो 12 और प्लस 6 यानी कि 18 कर रहा है वो, और उसके बाद जो सी कर रहा है कितना, सी एक्स 12 कर रहा है, ठीक है। सी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 12। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट यानी कि अगर टाइम सेम है ना, तो यहाँ पर प्रॉफिट का भी जो अनुपात आएगा ना वो किस अनुपात में आएगा, जितना उनने राशि इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। तो 20,000, 18,000, 12,000 ये राशि की है, तो इनका अनुपात निकालेंगे हम। 0 पहले ही हमने निपटा दिए थे और इसको 2 से और डिवाइड कर सकते हैं, तो 10 इधर, इधर 9, इधर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कुल लाभ इतना है 10,000, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 से 14 और 10 24, ठीक है। 24 रेशियो बराबर आपका 10,000 है। तो लाभ में एक हिस्सा कितना हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है आपका, ये 9 है, ठीक है, 9 है। तो यहाँ पर टोटल रेशियो कितना हो रहा है, 9, 6, 15 यानी कि 25, 25 रेशियो बराबर आपका 10,000 है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000, ठीक है। सॉरी 400 हो जाएगी एक रेशियो की वैल्यू। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला गया है कि ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा कितना, 10 रेशियो यानी कि 4,000 आपका आंसर आने वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बोला गया है कि एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500, 3,250, 4,250 की बिक्री होती है और 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5 महीने में कितनी टोटल औसत बिक्री होनी चाहिए, 3,500, ठीक है। यानी कि उसकी टोटल बिक्री क्या हो जाने वाली है, यहाँ से 35 पंच कितना होता है आपका, 55,
और आपका यहाँ पर 2 जीरो पहले रहेंगे, 55 25, 5 की 15, 2 17, यानी कि 175, यानी कि 70,500 टोटल बिक्री रहेगी 5 महीने में। उसमें से दोस्तों इन चारों को हटा देंगे तो 5वें महीने की बिक्री निकल आएगी। तो टोटल यहाँ पर कितना बन रहा है आपका 450 और 4 3 7 700, ठीक है, 7,750 हो गया। और 7.5 7.5 नहीं 8 हो गया, 8 से 14, ठीक है 14। तो 14 यहाँ पर 4 महीने का बन रहा है, यानी कि आपका आंसर क्या आने वाला है बी, ठीक है। लेकिन एक बार अच्छे से ऐड ही कर लेते हैं अपन। तो इधर से आपका क्या होने वाला है 2000 है और 2500 4500 हो गया और 4500 तो यहाँ पर 3200 है, ठीक है। तो देखो 4500 हो गया, यहाँ पर अच्छे से जोड़ ही लेते हैं 4500, ठीक है ना 4500। और उधर फिर आपका यहाँ इधर कितना बन रहा है 4 3 7, यानी कि 7,500 इधर से बन रहा है, ठीक है 7.5। तो टोटल यहाँ पर कितना होने वाला है 0 0 8 5 5 10 7 4 11 1 12, यानी कि आपका कितना बन रहा है 12,000 बन रहा है। तो 12,000 जब माइनस करेंगे 14,000 नहीं बन रहा है, 12,000 बन रहा है। तो आपका आंसर क्या आने वाला है चौथे महीना जो 5वें महीने की बिक्री हो जाएगी 5,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो बी और सी मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 40 दिन में, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि जबकि ए बी और सी वह काम 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि तीनों लोग मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं 20 दिन में। टोटल और काम मान लेते हैं 40 है, तो इसकी इफिशियंसी बी और सी की क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और यहाँ पर ए बी सी की क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी इफिशियंसी, ठीक है। बोला गया है ए अकेले वह काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की इफिशियंसी निकालने के लिए हम इसमें बी और सी की इफिशियंसी माइनस कर देंगे। तो बी और सी की 1 है तो टोटल 2 है, तो यानी कि ए की 1 आ जाएगी, ठीक है। तो एक की इफिशियंसी से 40 वर्क कितने दिन में कर पाएगा 40 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके यहाँ से करंट रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। म्यूजिक को अब अगर आप ये लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको आगे से थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन आप जब पीछे से स्टार्ट करेंगे ना तो यहाँ पर सी में +2 कर रहा है, ठीक है। और फिर आई में +3 कर रहा है, एल बन जाएगा। फिर इसी तरह एस में +4 करने पर डब्ल्यू बन जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों क्या कर रहा है +1 +2 +3 +4 +5 +6 कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर +2 करेंगे तो जो किससे स्टार्ट होगा जी से स्टार्ट होगा, जी से सभी स्टार्ट हैं। उसके बाद ओ में +3 करेंगे तो आपका आर होगा, तो ये तो होगा नहीं आपका और ये भी नहीं होगा, ठीक है। और इसमें +4 करेंगे 14 में तो 18, यानी कि आपका क्या होना चाहिए 18 फिर से होना चाहिए कि डबल आर होना चाहिए, ठीक है। तो डबल आर दोस्तों अभी तक इनमें दोनों में है। उसके बाद +5 करेंगे तो आपका ई आएगा, तो इसमें ई नहीं है एफ है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स आपका बी ऑप्शन, ठीक है ना, ठीक है ना, बी ही होगा ना, क्योंकि अगर आप इसमें हाँ ठीक है और 5 करेंगे, सॉरी बी नहीं होगा एफ ही होगा, सी वाला ही होगा, ठीक है। क्योंकि +6 +5 +4 +3 +2 करने पर यहाँ पर +6 करेंगे तो 9 आई आ जाएगा और +5 करेंगे तो आपका एफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ऐड की है +7 की है, फिर उसके बाद कितना की है +8 की है, फिर 9 +9 की है, तो इधर पर +10 हो जाएगा, +11 +12, ठीक है। तो +10 करने पर आपका 43 आ जाएगा, +11 पर करने पर 54, फिर +12 करने पर आपका 66 आ जाएगा, यानी कि 43 और 66 वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया इस श्रृंखला में सबसे पहले तो यहाँ पर लुप्त x और y निकालना है, फिर y बटे x का मान निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर 10 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर यहाँ पर आगे बढ़ा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 × 10 यानी कि +1 हो रहा है, फिर यहाँ पर ×2 हो रहा है, तो यहाँ पर ×3 हो जाएगा, तो यानी कि 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 आ जाएगा तो ×4 करने पर 240 हो जाएगा, तो सही है। 240 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा, ठीक है। और 1200 में जब आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 6 बताने की 720 आ जाएगा, ठीक है। तो 720 आपकी y की वैल्यू आ गई, तो बस 720 y बटे x निकालना 720, ठीक है। सॉरी 720 कह रहा हूँ 7200 आएगा। तो 7200 बटे x की वैल्यू क्या निकाली है आपने 60, तो इसको इससे डिवाइड करिए तो यहाँ पर कितना हो जाने वाला है आपका 120, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह इसको भी निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि +4 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, +4 फिर -3 +4 फिर -3 करने पर आपका 11 आ जाएगा, फिर +4 करने पर आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 और 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला गया है कि श्रृंखला में तर्क के समान है। ठीक है, यानी कि इस जो तर्क इसमें लगता है इन ऑप्शन में से किस में लगता है वो बोला गया है। तो यहाँ पर CF यानी कि +3 हो रहा है इधर। ठीक है, इधर भी +3 हो रहा है, इधर भी +3, इधर भी +3। बहुत ही आसान है, देखते हैं किस ऑप्शन में है +3 वाला। तो ऐसा दोस्तों आपको केवल देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में ही देखेगा। ठीक है, इधर तो +3 हो रहा है, इधर लेकिन +3 नहीं हो रहा है, इधर +4 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर +3 हो रहा है, +4 इधर भी हो रहा है। ठीक है, और इधर +3 हो रहा है, +3 और +4 हो रहा है। ठीक है, इधर ये भी नहीं होगा। तो +3 दोस्तों केवल इसमें है ऑप्शन नंबर डी में। इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर कौन की पहचान करना है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं लुप्त अक्षर की पहचान करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर होगा क्या। तो जब आप यहाँ पर फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर एक देखो, सबसे पहले इनकी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू लिख लीजिए। तो एक है, अब बी की 2 होती है, एफ की 6 होती है। ठीक है, यहाँ पर 1 × 1 किया है। ठीक है, और यहाँ पर एक का मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, फिर इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, फिर इस 2 में दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। अब 6 में दोस्तों किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 4 का, क्योंकि 1 का 2 का 3 का 4 का होगा। तो 24 आएगा, यानी कि 24 की जगह क्या लिखते हैं हम, x। ठीक है, 24 को x लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि विकल्पों में से कौन से युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में है AZYB। और यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या किया गया है, देख सकते हैं अपन क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर AZ यानी कि दोनों विलोम है, यानी कि विलोम वाले तो आएंगे ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैसे आएंगे क्रम से देखिए। तो A है, B है, फिर इधर C आएगा, लेकिन कहाँ पर आएगा, आगे आएगा पीछे आएगा C। देखो पहले A आगे आ रहा है, फिर B पीछे आ रहा है, यानी कि C अब आगे आएगा। ठीक है, और फिर D पीछे आ रहा है, यानी कि फिर आगे जो आएगा आपका E आगे आएगा। ठीक है, ये आएगा। तो C और E आगे वाले से होंगे स्टार्ट, वही आपका आंसर होगा। तो आपका ये तो है ही नहीं है C और E। ठीक है, क्योंकि C का अपोजिट क्या नहीं होता, भी नहीं होता। ठीक है, ये भी नहीं होगा आपका। और C का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स, W नहीं होता है, क्या होता है, C का अपोजिट आपका क्या होता है, X होता है। ठीक है ना, C का अपोजिट X होता है और E का अपोजिट आपका V होता है। ठीक है, तो C, X और E भी आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर मेरे हिसाब से B होना चाहिए, ना कि A। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि A शुरुआत में, फिर B लास्ट में चला गया। ठीक है, और फिर शुरुआत में आ गया, और फिर लास्ट में चला गया, तो फिर शुरुआत में आएगा। ठीक है, छोटा वाला। ठीक है, ये आप समझिए। ओके, तो ऐसा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है आपका कि A × B का अर्थ यहाँ पर ये दिया, सारा मतलब दिया, यानी कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन में जाइए। तो P यहाँ पर परसेंटेज क्यों दिया है, देखो यहाँ पर परसेंटेज का मतलब क्या है, यहाँ पर ढूंढिए। बोला गया कि अगर परसेंटेज है ना तो A B के पूर्व में, यानी कि P Q के पूर्व में होगा। तो Q के पूर्व में कौन है, P है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर Q और +R है। तो प्लस का मतलब क्या है कि A B के उत्तर में, यानी कि जो Q होगा R के उत्तर में होगा। ठीक है, तो Q R के उत्तर में होगा कि R इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर R - S है, यानी कि S- वाला का मतलब क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि A B के पश्चिम में है, यानी कि R जो होगा S के पश्चिम में होगा। ठीक है, तो S आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, बोला गया कि Q के संबंध में S किस दिशा में है। तो Q के संबंध में S की स्थिति क्या हो जाएगी, Q के संबंध में S की स्थिति यहाँ पर साउथ और ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट। ठीक है, यानी कि दक्षिण पूर्व आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सुबह X ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, यानी कि सूर्य क्या होता है, ईस्ट साइड होता है। ठीक है, इधर सूर्य है, X चलना शुरू करता है, इधर से सूरज की तरफ चलता है, और बोलता है कि चलता है, शुरू करता है, फिर दाईं तरफ मुड़ता है, यानी कि ऐसे चला वो, फिर ऐसे मुड़ गया दाईं साइड, फिर बोल रहा है कि फिर लगातार 2 बार बाईं तरफ मुड़ा। ठीक है, तो लगातार 2 बार बाईं तरफ मुड़ेगा, तो ऐसे फिर मुड़ जाएगा वो, और फिर कैसे जाएगा आपका, ऐसे चला जाएगा। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये दोस्तों कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी, नॉर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम
में 90 फीट गया, ठीक है, यानी कि पश्चिम में कितना गया, पश्चिम में कितना गया 90 फीट। ओके, यहाँ से स्टार्ट करता है, पश्चिम में 90 फीट गया। उसके बाद बोला गया कि फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 20 फीट चला, ठीक है। दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, कितना चला वो उसने 20, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, कितना चल रहा है 20। उसके बाद बोला गया है कि 20 फुट गया, उसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने लगा, ठीक है। दाएं मुड़ा 30 फीट गया, तो इसको 90 को थोड़ा लंबा ही ले लेते हैं, ठीक है, इधर तक। और आगे बोला गया है कि वह अपने चाचा के घर पहुंच गया, तो इधर दोस्तों क्या हो गया, चाचा का घर हो गया इधर। और उसके बाद बोला गया है कि उसके पिता वहाँ नहीं थे, तो चाचा के घर में पिता नहीं थे, तो वह वहाँ से वह दक्षिण में 100 फीट गया, ठीक है। तो दक्षिण में 100 फीट गया, यानी कि 20 पहले से थी, यानी कि यहाँ तक गया, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 80, ये पहले से 20 थी, ठीक है। दक्षिण में 80 फीट गया और अपने पिता से मिला, तो पिता यहाँ पर उसका मिल गया। बोला गया है कि शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर पर मिला, ठीक है। तो ये दूरी 80 हो गई, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी आपकी, ये अगर 30 है यहाँ तक की, तो बची हुई ये कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, क्योंकि टोटल पूरी 90 थी, ठीक है। तो ये 80 हो गई, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से 6, 8, 10 यानी कि 100 यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, तो 100 फीट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एक्स बिंदु ए से बी तक चला, ठीक है। एक्स बिंदु है, एक्स बिंदु ए से, ठीक है, यानी कि बिंदु कोई ए है और बी तक वह चला, ठीक है, एक्स। उसके बाद बोला गया है कि वह एक्स जो है ए से बी तक चला, और फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 17 फीट चला, ठीक है। तो दाएं मुड़ा और 17 फीट चला, तो उसके बाद बोला गया है कि वह फिर 17 फीट चला, वह फिर से दाएं मुड़ा और आपका कितना चल रहा है वो अब और एक दूरी तक चला, ठीक है। तो यहाँ पर दाएं मुड़ता है, मान लेते हैं यहाँ तक चलता है वो, और ए से बी के बराबर है, ठीक है, जो कि ए से बी के बराबर है। तो यहाँ से ए से बी के बराबर है, यानी कि यहीं तक आ गया वो ए तक। उसके बाद बोला गया कि वह फिर से दाएं मुड़ा और आगे 9 फुट चला, ठीक है। तो 9 फुट चलेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 9 फुट ये हो जाएगा। उसके बाद बोला कि अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल 17 है और इधर तक 9 है, तो ये बची हुई कितनी बचेगी 8 बचेगी, ठीक है। तो 8 फीट की दूरी बचेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आसान है, लेकिन थोड़ा क्या है कि टाइम टेकन हो। देखो बोला जा रहा है कि कथन और निष्कर्ष है, यहाँ पर डायरेक्टली आपको इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कथन में पहला क्या बोला कि गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग में तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि गेहूं का उत्पादन दोस्तों कम हो रहा है, किसकी अपेक्षा में, घरेलू मांग की अपेक्षा में। तो दोस्तों यहाँ पर बोला कि पहला निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं इससे हम, घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तो दोस्तों हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि घरेलू मांग हम पेट तो अपना काट नहीं सकते, खाना तो दोस्तों खाएगा ही खाएगा व्यक्ति, तो ऐसा तो नहीं कि घरेलू मांग कम कर दे। तो अगला है हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांगें तेज़ी से बढ़ रही हैं, यानी कि उतना उत्पादन नहीं हो रहा जितना उसकी मांग है घर की, ठीक है। जितने आपके पास फ़ायदा नहीं है उतना अगर आप खर्च कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर भेजना नहीं पड़ेगा रुपये, किसी को आप उधार थोड़ी देंगे। जब आपके पास रुपये ही नहीं है आपके घर के खर्चा चलाने के लिए, तो आप किसी को बाहर थोड़ी रुपये देंगे, रुपये तो बाहर अंदर ही लाएंगे, ठीक है, नहीं कि दूसरे देशों से आप क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, ना कि एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि हमें गेहूँ का निर्यात करना चाहिए, तो सरासर गलत हो गया ना भाई साहब, ठीक है। हमें आयात करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी मांगे पूरी हो सकें। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या दिया, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, मेरे हिसाब से ये 100% गलत हो जाएगा, ठीक है, 100% गलत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना, यहाँ पर अगर आयात बोलता ना आयात करना चाहिए, तो हम ये कह सकते थे निष्कर्ष सही होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बोनस अंक था ये भी क्वेश्चन दोस्तों कथन और निष्कर्ष का है। बोला गया है कि यहाँ पर कथन है कि क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए। तो तर्क पहला, दूसरा दिया, पहला क्या है, नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। तो मेरे हिसाब से सही है, कई ऐसे गरीब घर से बच्चे आते हैं जिनके घर में दोनों टाइम खाने के लिए क्या नहीं है, अनाज नहीं है, ठीक है। तो कम से कम उनके एक समय का तो भोजन उनको प्रदान होता ही है, तो उनके लिए अच्छा ही रहेगा। तो ये तर्क दोस्तों क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और दूसरा बोला कि हाँ, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है, इसलिए उसको बैन कर देना चाहिए, मध्याह्न भोजन को बंद कर देना चाहिए। ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा ना,
ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या है कि ऐसा कोई गलत प्रोत्साहन नहीं है भोजन खिलाकर बच्चों को यहाँ पर स्कूल के लिए अट्रैक्टिव करना। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अगर आप गलत प्रोत्साहन कर रहे हैं तो आप बंद कर दें। ठीक है, तो ये गलत ही हो जाएगा, आपका केवल पहला तर्क मजबूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखो कथन है और निष्कर्ष है। कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके स्टूडेंट हैं किसके अंदर आते हैं, तीव्र बुद्धि के। ठीक है, यानी कि इंटेलिजेंट है, ब्राइट है। ठीक है, ब्राइट है, ब्राइट के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद बोला गया है कि एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, तो एक्स क्या है, इस ब्राइट नहीं है, तो एक्स दोस्तों क्या हो जाएगा, इनसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकाला जाएगा, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि सारे स्टूडेंट क्या हैं, तीव्र बुद्धि के हैं। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं, क्योंकि टोटल ही सारे छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, तीव्र बुद्धि के। अब दूसरा है एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये भी नहीं कह सकते। ठीक है, क्या पता एक्स एक दिन कड़ी मेहनत के बारे में कोई कथन में बोला ही नहीं गया। एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा, क्योंकि एक्स का उस कक्षा से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, ओके, ये वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। ठीक है, तो वर्णमाला क्रमानुसार कौन सा नहीं है, तो एम्प्टी, यानी कि ई के बाद देखो क्या आता है, एम आता है, यानी क्रम से लिखना चाहिए बढ़ते हुए क्रम में। पी आता है, टी आता है, वाई आता है। ठीक है, क्रम से ही आए हैं, ये क्रम से है, देखो क्रम से है, बिना क्रम के कोई नहीं लिखा हुआ है। एल के से बड़ा ओ होता है, ओ से बड़ा वाई होता है। ठीक है, लेकिन इधर क्या है, बी एल, फिर एल से छोटा कर दिया है ए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर यही अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कौन सा शब्द जो है तो इसका उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, YDCINRATOI का प्रयोग करके। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्शनरी नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, क्या नहीं आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, डी नहीं दिख रहा कहीं पर, डी तो एक है, फिर आई भी है आपका, और सी भी है, टी भी है, आई भी है, और ओ भी है, एन है। ठीक है, और एन है आपका, ए भी है, और आर। ठीक है, तो आर नहीं है आपका यहाँ पर कहीं पर। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यह नहीं बनाया सकता। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित, यानी कि संबंध बताना है, तो मुर्गा जिस प्रकार मुर्गी से संबंधित है, तो जो आपका मेयर किससे संबंधित होगा, घोड़ी से। ठीक है, ओके, मेयर क्या होता है, मेयर किससे संबंधित होगा, घोड़ी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में से शब्दों के जोड़े चुनिए। ठीक है, और यहाँ पर मेल खाता है कौन सा, तो लेखक के पास दोस्तों क्या होती है, पुस्तक होती है हमेशा। ठीक है, तो चित्रकार के पास ब्रश होती है, मूर्तिकार के पास पत्थर होता है, कुम्हार के पास बर्तन होते हैं। तो मेरे हिसाब से लेखक के पास अगर पुस्तक वो लिखता है, लेखक पुस्तक लिखता है ना, तो कुम्हार क्या बनाता है, बर्तन बनाता है, ये ऐसा होना चाहिए। चित्रकार ब्रश नहीं बनाता है, ये दोस्तों एक अपनी कलाकृति से चित्र वगैरह बनाता है। ठीक है, और मूर्तिकार दोस्तों मूर्ति बनाता है, कुम्हार बर्तन बनाता है, तो आपका यही राइट हो जाने वाला है। ठीक है, बोला गया है कि यहाँ पर अगर ये है तो इधर क्या होगा, तो ए बी को क्या लिख रहा है, NO, यानी कि अगर आप ए में कितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ सकते हैं यहाँ पर 13। ठीक है, 13 जोड़ने पर 14, यानी कि N आ जाएगा, और बी में आप 13 जोड़ेंगे तो 15 पे O आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर अगर 13 जोड़ेंगे, 13 जोड़ने पर यहाँ पर कितना होने वाला है, कि आता है आपका 11 पर, और 13 इधर, यानी कि आपका X आएगा। ठीक है, 24 पर, और इधर 13 जोड़ेंगे तो यानी कि 25 पर आपका Y आएगा, तो XY आपका आंसर होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, XY ही आपका आंसर आ जाएगा, डी। तो 2 अभी तक बोनस अंक आपको मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में बोला गया कि इस यहाँ पर जो खाली स्थान दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, इस बॉक्स में। ठीक है, तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि चतुर्भुज को यहाँ पर, यानी कि एक वर्ग है उसको त्रिभुज से अलग किया गया है, यानी कि उससे आपको क्या क्या प्रस्तावित किया गया है, त्रिभुज को इस वर्ग से, और इस वृत्त को अर्धवृत्त से। ठीक है, यानी कि इस हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर त्रिभुज आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, इस अर्धवृत्त को किससे किया गया था, वृत्त से, तो इस अर्धवृत्त की जगह आप और पूरा जो है तो वृत्त रख दीजिए, और इस वृत्त की जगह आप अर्धवृत्त रख दीजिए। ठीक है, तो ऐसी आकृति आपकी ऑप्शन नंबर सी में ही बनती है। अगला क्वेश्चन जा रहा क्वेश्चन में कि छवि बनाने के लिए, दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वाला त्रिभुज देखें, ये वाला। ठीक है, तो 1
और ये 2, ये 3, 4, ठीक है, 4 हो गई। नीचे वाली 5, ये 6 और ये 7, ठीक है ना। उसके बाद आप गिन लीजिए कि आपकी जो ये 8 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी, ठीक है ना, और ये 10 हो जाएगी, ये 11 हो जाएगी। उसके बाद आपकी ये 12, 13, ठीक है, और 13, ठीक है, और ये 14, 15 और आपकी 16, ठीक है। यहाँ पर 16 जो है तो मिनिमम लाइन होंगी, ठीक है। आप चाहे तो दोबारा भी गिन सकते हैं कि देखो ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, देखो बता ही देते हैं। ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी 3 हो जाएगी और ये आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है ना, और ये 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी 6 हो जाएगी और ये 7 हो जाएगी और ये वाली आपकी 8 हो जाएगी, ये वाली 9 और ये 10 और ये 11, ये 12 और ये 13, ठीक है ना, 13 हो गई। और आपकी ये 14 हो जाएगी और ये आपकी 15 हो जाएगी ये वाली, और ये एक आपकी 16 हो जाएगी। न्यूनतम दोस्तों लाइनों की हो सकता है कितनी है आपकी, 16, ठीक है। तो ऐसे करना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अपन। इसका दोस्तों आपका यहाँ पर दर्पण दिया है, इसका दर्पण इमेज फाइंड करेंगे। तो ऐसा किस में बन रहा है, तो ये तो अभी कभी हो नहीं सकता, ठीक है ना। ऐसा तो दोस्तों कहीं पर भी नहीं बन रहा, ये नहीं होगा और ना ही ये होगा। ये आकृति जो आएगी बॉक्स में ना, तो लेफ्ट साइड आएगी, ठीक है ना। तो ऐसा दोस्तों देखो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, लेकिन जो ये सेम आकृति बन रही है उठा के, लेकिन जो यहाँ पर मिरर लगाएंगे तो ऐसी आकृति बनेगी, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर काटने वाला, कागज को काटने वाला क्वेश्चन है। और इसको कैसे करेंगे देखिए कि ये जब त्रिभुज आएगा ना, तो आपकी आकृति दोस्तों किस तरह बन जाएगी, इस तरह, ठीक है। और इसमें दोस्तों अलग अलग से यहाँ पर ऐसी नहीं बनेगी, आपका ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया कि शब्द को उस क्रमानुसार रखें और उस शब्द का चयन करें जो सबसे आगे आएगा, ठीक है। तो शब्दानुसार, शब्दकोश के अनुसार यहाँ पर क्रम में लिखने पर पहले नंबर पर कौन आएगा, तो आपका देख सकते हैं VO सभी में है। उसके बाद अगला देखते हैं Y और U, यानी कि ये तो आएगा ही नहीं, और U और फिर N आ रहा है, इधर C आ रहा है, तो यानी कि ये भी नहीं आएगा पहले, ओके। और यहाँ पर इसमें टक्कर होगी, तो यहाँ पर VOLT है और यहाँ पर VOU, ठीक है, U है, इधर आपका L है, यानी कि ये भी नहीं आपका आएगा। U और L में L जीत गया, तो आपका वोल्ट मीटर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहले नंबर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दी गई श्रृंखला में आपका लुप्त बताना है। यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, लुप्त शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करे, ठीक है। तो इथेनिक और आइस बॉक्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंचुरी, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर 4, इधर फिर 6 आ रहा है लेटर, तो इधर फिर से आएगा 6, ठीक है। सेंचुरी आएगा मेरे हिसाब से। अगला है EDC और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, ठीक है ना। तो EDC है और GHI है, MLK है, तो CDE, ठीक है। E के बाद +2 करने पर यहाँ पर GHI आ रहा है, ठीक है, और I में +2 करने पर KLM, यानी कि उल्टा से पीछे से लिख रहा है, एक बार आगे से लिख रहा है +2 करके, ठीक है। अब इसमें +2 करेंगे आप, तो आपका क्या होने वाला है, देखो +2 पहले कर रहे थे आप, ठीक है, और अब क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, +2 में +2 हो रहा है और फिर +3 हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें +3 हो रहा है आपका, तो +3 करने पर आगे से आ रहा है, ठीक है। और इधर जब आप करेंगे, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर D ही बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है सारे। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं कि ये सीरीज दी हुई है, यहाँ पर लास्ट में M है, ये इस क्वेश्चन की जगह निकालना है। यहाँ पर लास्ट में M है फ्रेंड्स, ठीक है ना, आपको देख ही रहा होगा लास्ट में M है, और फिर यहाँ पर लास्ट से दूसरे नंबर पर आ रहा है, फिर लास्ट से तीसरे नंबर पर, फिर लास्ट से चौथे नंबर पर, फिर लास्ट से इधर 5वें नंबर पर आ रहा है, तो लास्ट से 6वें नंबर पर किस ऑप्शन में है, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। बोला जा रहा है कि यहाँ पर श्रृंखला में, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या कर रहा है कि +0.9 ऐड कर रहा है, ठीक है।
0.9 यहाँ पर ऐड करने पर आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। 0.9 नहीं, क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें, पॉइंट, हाँ 0.9, ठीक है। और इसमें जब 0.9 ऐड करेंगे आप तो सॉरी देखो यहाँ पर माइनस का क्या है 10.8 है, और जब प्लस का आप 1.9 ऐड करेंगे ना, तो यानी कि घट जाएगा, तो घटने से कितना आ जाएगा, इधर 8 का 9 आएगा, और यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से एक गएंगे 8, यानी कि प्लस का 1.9 करना है, ठीक है। इधर भी प्लस का 1.9 करेंगे तो आपका 1.9 चला जाएगा, बचेगा 7 ही केवल, ठीक है, माइनस का वो भी। और इधर प्लस 1.9 करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है 5.1, ठीक है। जब इसमें ऐड करेंगे तो 7 ही आएगा, प्लस जब आप ऐड करेंगे ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, ठीक है, तो बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन उस महीने के 25वें दिन के बार का 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन होगा, ठीक है। यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो किसी महीने का क्या है, किसी महीने का चौथा दिन क्या है, शुक्रवार है, ठीक है, यानी कि फ्राइडे है। अब बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा दिन उस महीने के 25वें दिन, यानी कि 25वें दिन तक आपको जाना है, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि +7 यानी कि 11वां जो दिन होगा वो भी दोस्तों शुक्रवार होगा, और उसके बाद दोस्तों आपका 18वां दिन वो भी शुक्रवार होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है। और 18 7 कितना होता है 25वां, ठीक है। तो 25वां दिन भी आपका फ्राइडे यानी कि शुक्रवार ही होगा। और उसके बाद बोला 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन, ठीक है। तो यहाँ पर +3 और करना पड़ेगा, तो शुक्रवार में जब +3 करेंगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि यहाँ पर आपका मंगलवार आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, और तो अगला जो 7 दिन बाद आएगा ना दिन, ठीक है ना, तो वो भी शुक्रवार होगा, फिर अगला 7 दिन बाद इधर, और 25वें यानी कि शुक्रवार होगा। तो यहाँ पर 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन, 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन, ठीक है, क्या होगा, वो मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंगलवार तो नहीं वैसे आ रहा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 यानी कि शुक्रवार में जब +3 करेंगे ना आप, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, सोमवार ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप राइट करिए, इसको गलत करिए, ठीक है। आप चाहे तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी कोड भाषा में 972 को कितना लिख रहा है, 972 का अर्थ क्या है, स्टील इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और 998 का अर्थ क्या है, आयरन इज स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद बोला गया है कि 387 का अर्थ आयरन एंड स्टील बोला गया है। एंड के लिए कूट क्या होगा, ठीक है। तो एंड के लिए कूट क्या होगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 9 और 2, ठीक है। यानी कि यहाँ पर स्टील इज स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर बोला है आयरन इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि इज स्ट्रॉन्ग का कोड क्या हो रहा है 9 और 7। तो 9 और 7 तो ऑप्शन में, यानी कि 9 और 7 नहीं, 2 और जो है तो 9, यानी कि 2 है इसमें, तो ये तो कभी होगा नहीं। और बचा हुआ आपका 7 का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। 7 का क्या हो जाएगा आपका स्टील बचेगा, ठीक है, क्योंकि इज स्ट्रॉन्ग का जो है तो पहले निकल चुका है। और स्टील इसका किसका हो जाएगा, 7 का स्टील हो जाएगा। तो 7 भी नहीं आपका होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इज स्ट्रॉन्ग का क्या था, 2 और 9 निकल गया, ठीक है। तो बचा हुआ आयरन का क्या है, 8 है, ठीक है। तो आयरन का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आराम से आपका तीसरा 3 तो राइट हो जाएगा, ठीक है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा तो ऑटोमेटिक राइट। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला गया कि 1 को अगर 47 15 लिखा जाता है, कोप को 28 63, तो इस कोड भाषा में नोट को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर फ्रेंड्स आप एक बार देखिए कि जो लेटर है उसके सामने जो भी अंक आ रहा है ना, तो वही सेम उसका कूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर नोट को एन यानी कि तीसरे नंबर पर है, यानी कि 1 आएगा, तो इधर ओ यानी कि इधर 8 आ जाएगा। और इधर टी है तो टी का क्या है 5 है लास्ट में, और ई का क्या है आपका 3 है, ठीक है। अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो आपका यही राइट हो जाएगा, ऑप्शन में है यानी कि ये राइट होगा। अगला क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी विशेष कोड भाषा में आपका प्लस को मल्टीप्लाई, और यहाँ पर सारा बोला गया है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं। तो 8 डिवाइड का मतलब क्या दिया है, डिवाइड का मतलब आपका माइनस है, और प्लस -4 हो जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, और 2 है, और माइनस का प्लस हो जाएगा, और आपका 9, और प्लस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा आपका, ठीक है ना।
तो हमने कैसे किया था, वो कट गया है। तो 8 आपका था, डिवाइड का मतलब आपका माइनस था, फिर 4, और मल्टीप्लाई का मतलब आपका डिवाइड 2, और माइनस का मतलब आपका क्या था, माइनस का मतलब आपका प्लस था 9, और प्लस का मतलब आपका गुणा था 3। ठीक है, इधर से सॉल्व करने पर इधर माइनस का 2 आएगा, तो इधर आपका 6 बचेगा। 9 7 63, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, सॉरी 9 3 27, 27 6 33। ठीक है, अगला यहाँ पर यही देख लेते हैं। यदि यहाँ पर बोला गया कि सेंचुर को आपका ये लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर HOF को क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर -2 किया जा रहा है। ठीक है, तो -2 करने पर यहाँ पर आंसर सभी आ जाएंगे। इधर भी -2 करने में तो आप आएगा आपका, और 15 में जब 2 घटेंगे 3 4 आएगा, यानी कि M आ जाएगा, और इधर 16 में 3 जाएंगे आपके, सॉरी 2 जाएगा, तो 2 जाएगा, तो 16 में 2 14, यानी कि N आएगा, तो FMN आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर P और @Q है, यानी कि @ की मान क्या है, यहाँ पर क्या है, AB का पुत्र, यानी कि P Q का पुत्र हो जाएगा। तो P क्या है, Q का पुत्र, यानी कि प्लस का हो जाएगा यहाँ पर P। उसके बाद बोला जा रहा है कि यहाँ पर Q स्टार R है, तो स्टार का मान क्या है, यहाँ पर AB की पुत्री है, यानी कि P QR की पुत्री हो जाएगी। ठीक है, तो QR की पुत्री है, यानी कि R इधर आ जाएगा, और Q पुत्री है तो माइनस लग जाएगा, चिन्ह फीमेल, और @ S है। ठीक है, तो @ का मतलब क्या है, AB का पति, यानी कि R S का पति हो जाएगा। तो R जो है S का पति, यानी कि ये पत्नी हो जाएगी R की। तो ये पति पत्नी यहाँ पर गोला बना लेंगे। उसके बाद बोला गया है कि कौन सा अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर S P की माँ है, जो S है P की माँ है, नहीं माँ नहीं है, क्या है, नानी है। ठीक है, P S की दादी है, P S की दादी है तो उल्टा ही बोल दिया, और P S की माँ है। ठीक है, जो P है S की माँ है, ये भी गलत है, S P की दादी है। ठीक है, S P की दादी है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रैंड मदर। ठीक है, नानी भी इसको ग्रैंड मदर को ही इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं लेकिन थोड़ी लेंथी हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन में आपका क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि यदि इसका मतलब इतना है, तो यहाँ पर बोला गया कि CF की माँ है, माँ के भाई का पुत्र है। ठीक है, CF की माँ के भाई का पुत्र है, तो क्या है, C पुत्र है, यानी कि C आपका क्या होगा, मेल होगा, यानी कि C आपका मेल होगा। तो मेल होने के लिए कौन कौन से चिन्ह जरूरी हैं आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर % का अर्थ है क्या, P Q का भाई, यानी कि यहाँ पर C के बाद क्या होना चाहिए आपका, परसेंटेज चल सकता है। ठीक है, C के बाद परसेंटेज चल सकता है। और बोला गया है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर विस्मयादि बोधक है, P Q की माँ है, यानी कि विस्मयादि बोधक नहीं होगा C के बाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर P Q का पुत्र है। ठीक है ना, P Q का पुत्र है, तो यहाँ पर स्टार भी चल सकता है, स्टार भी चल सकता है। तो परसेंटेज और स्टार तो दोनों सभी ऑप्शनों में है। ठीक है ना, तो सभी ऑप्शन में तो ऐसे नहीं कर सकते, हम एक ऑप्शन उठा के देखेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ पर D ऑप्शन ही चेक करेंगे। देखो टाइम तो लगता है, कई लोग यहाँ पर A ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एग्जामिनर दोस्तों क्या उससे होशियार हो चुका है, हमेशा वो लास्ट के या C या D में से ही ऑप्शन देता है। बच्चे क्या करते हैं कि पहले A को सॉल्व करेंगे, फिर B को, फिर C को, फिर कहीं D को आएंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लास्ट से ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो C% का मतलब क्या है, C% D का मतलब क्या हो जाएगा कि C जो है तो D का भाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो C D का भाई है, C क्या है, D का भाई है, तो C का जेंडर क्लियर हो गया। और यहाँ पर फिर क्या है आपका विस्मयादि बोधक E है। ठीक है, तो P Q की माँ है, यानी कि D E की माँ हो जाएगी, तो D क्या हो जाएगी, E की माँ, यानी कि E नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये, और उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर स्टार है F, तो स्टार का मतलब क्या है, P Q का पुत्र, यानी कि E F का पुत्र हो जाएगा। तो E क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा किसका, F का। ठीक है, तो यानी कि ये दोस्तों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि CF की माँ के भाई का पुत्र है, तो C जो है F की, ठीक है, C जो है F की माँ के भाई का पुत्र है, F की माँ के भाई का पुत्र है। ठीक है, तो इससे तो दोस्तों हम नहीं पता कर सकते ना। देखो यहाँ पर C% क्या है, D है ना, तो C% D का मतलब क्या है कि P Q का भाई है, यानी कि C D का भाई हो जाएगा। यहाँ तो सही है। उसके बाद विस्मयादि बोधक है, यानी कि P Q की माँ है, और ठीक है,
पी क्यू की माँ यानी कि डी ई की माँ हो जाएगी, डी ई की माँ है, तो ये तो यहाँ तक तो सही है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, स्टार है, तो पी क्यू का पुत्र है, ठीक है। तो पी क्यू का पुत्र है यहाँ पर, तो पी क्यू का पुत्र यानी कि ई एफ का पुत्र हो जाएगा, तो ई एफ का पुत्र है, ठीक है। ई जो है एफ का पुत्र है। मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या बोलना दर्शाना है कि सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है, ठीक है। जो सी है वो एफ की माँ के भाई का पुत्र है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तो नहीं होगा आंसर, ठीक है ना। आंसर ये नहीं फ्रेंड्स बनने वाला है। अगर आप यहाँ पर और ऑप्शन भी चेक करते हैं तो इधर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर क्या होने वाला है, सी। देखो ये तो आपका रॉन्ग हो गया, ये नहीं बन रहा, ये आपको बनेगा। देखो यहाँ पर सी भाई हो जाएगा किसका, डी का। उसके बाद आपका जो है तो यहाँ इसका मतलब क्या है, पी क्यू का पुत्र यानी कि डी ई का पुत्र है, तो डी क्या है, ई का पुत्र है, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है कि यहाँ पर विस्मयादि बोधक यहाँ पर है, तो ई यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू का पुत्र है, ठीक है। तो पी क्यू का पुत्र नहीं, ई एफ का पुत्र है, ई एफ का पुत्र है, ई क्या हो जाएगा, एफ का पुत्र हो जाएगा, ठीक है ना। इससे निकाल सकते हैं। तो बोला गया सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है, तो सी जो है एफ की माँ के भाई का पुत्र, इससे भी नहीं निकाल सकते। दूसरा देखते हैं अपन, तीसरा देखते हैं, ठीक है। तो सी डी का मतलब क्या हो जाएगा, सी एफ की माँ है नहीं, पी क्यू का पुत्र है, यानी कि सी डी का पुत्र है, ठीक है ना। तो सी क्या है, डी का पुत्र है। तो लेंदी क्वेश्चन है, देखो क्या कि ये ऑप्शन सही नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अगर परसेंटेज का मतलब क्या है आपका कि पी क्यू का भाई है, यानी कि यहाँ पर डी ई का भाई हो जाएगा, डी ई का भाई हो जाएगा, तो यानी कि डी मेल हो जाएगा। उसके बाद विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक पी क्यू का पुत्र है, यानी कि ई एफ का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ई एफ का पुत्र है, ठीक है, एफ का पुत्र है, तो ई एफ का पुत्र ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं बनता है नहीं कि नहीं बनता, सी एफ की माँ, तो एफ की माँ के भाई का पुत्र है, ये भी नहीं बनता। अब दूसरा ही लास्ट चेक कर लेते हैं, सी डी, ठीक है, सी डी, ठीक है। तो सी और डी है यहाँ पर क्या है, स्टार है कि पी क्यू का पुत्र, यानी कि जो सी है वो डी का पुत्र हो जाएगा, सी डी का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है आपका कि यहाँ पर विस्मयादि बोधक यानी कि पी क्यू का पुत्र है, यानी कि आपका हो जाएगा डी ई का पुत्र हो जाएगा, तो डी किसका पुत्र हो जाएगा, आपका ई का पुत्र हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर क्या है, परसेंटेज है, यानी कि पी क्यू का भाई है, तो पी क्यू का भाई यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ई एफ का भाई है, तो ई क्या है, एफ का भाई है, तो एफ की सी एफ की माँ के भाई, ठीक है, सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है, सी एफ की माँ के भाई का पुत्र। दोस्तों मेरे हिसाब से कोई भी राइट नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन अब, ठीक। बोला जा रहा है कि सी ने डी से कहा, ठीक है। तो सी और डी के बीच में यहाँ पर बोला गया है कि सी ने डी से कहा कि तुम मेरी बहन, ठीक है, तो तुम मेरी यानी कि सी की बहन, तुम मेरी बहन के पति, ठीक है, पति ससुर हो, ठीक है। यू आर माई सिस्टर हस्बैंड फादर इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, ठीक है, तुम मेरी बहन के पति के क्या हो, ससुर हो, ठीक है, यानी कि इसी के जो है तो पिता हो जाएंगे, ठीक है ना, सी के ही पिता हो जाएंगे वो, ठीक है, यानी कि डी हो जाएगा इधर। तो बोला कि किस तरह से संबंधित है, डी सी का पिता हो जाएगा, ठीक है। तो यह डी सी का पिता ही होगा क्योंकि यहाँ पर ससुर बोला गया है। तो ये तो आसान था क्वेश्चन, ठीक है ना। और बोला जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित, ये आकृति दी हुई है ना, ठीक है ना, ये देख लीजिए। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा सेट उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है, ठीक है। तो माताओं को कौन दर्शाता है, आयताकार भाग, ठीक है, और आयताकार पार्ट है, और जो कि अभिनेता नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अभिनेताओं को वृत्त दर्शाता है, नहीं कि वृत्त वाला तो आपका होगा ही नहीं। और सर्कल का बचा जो है, ये आयत का बचा हुआ पार्ट क्या है, जी, यानी कि जी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया शाकाहारी भेड़िया और बाघों के बीच के संबंध को दर्शाइए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से राइट आंसर यहाँ पर ए होना चाहिए, क्योंकि शाकाहारी अलग हो गया
और भेड़िया और बाघ भी अलग हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर मांसाहारी होता तो ऐसा बन जाता, ठीक है। मांसाहारी होता तो मांसाहारी के अंदर दोनों आ जाएंगे अलग अलग, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट होना चाहिए, लेकिन इन्हें सी दिया है, पता नहीं कैसे दिया है। भेड़िया और बाघ में से कोई भी शाकाहारी तो नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये दिया है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखते हैं, ठीक है। कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों की संख्या से कम थी, ठीक है ना। तो पहले दिन दोस्तों 1000 थी, दूसरे दिन बढ़ती जा रही हैं, अभी तक बढ़ती जा रही है, फिर इधर घट रही है, यानी कि एक पहली बार तो घट गई, एक बार घट गई, फिर बढ़ी हैं, फिर घटी, यानी कि दो बार घटी हैं, ठीक है। दो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका कि दिया गया बार आरेख किसी कंपनी के 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। विभाग ई और विभाग सी के कर्मचारियों की संख्या में किस अनुपात में अंतर है, कितना अनुपात है, ठीक है, कितना अंतर है संख्या में। तो ई और सी में अंतर बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से सी में कितना है, कितना है 300 और ई में 50, यानी कि अंतर 250 का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि इनमें से कौन सा अलग है। तो दुखी खुश और उत्साहित होना, ये दोस्तों आपस में एक फीलिंग है, बाकी ये सफलता ये अलग ही चीज़ है, आप समझ ही गए होंगे। और यहाँ पर ओ आर यू यानी कि +3 कर रहा है, +3 और यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर पर अलग क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, +2 कर रहा है, इधर +2 कर रहा है, इधर भी +2 इधर +3 कर रहा है, अलग कर रहा है, ठीक है। ये कैसे अलग होगा, अलग बताना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अलग क्यों है ये, क्योंकि माइनस किसी भी तीनों ऑप्शन में नहीं है, ना ए बी में है, ना बी में है, ना सी में है, माइनस नहीं है, चौथे में माइनस है, ठीक है, इसलिए अलग कर दिया उसको। अगला यहाँ पर देखते हैं पत्नी पति से जैसे संबंधित है, पत्नी पति, तो दुल्हन दूल्हा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2.3 लिखा है, यानी कि 8 इसको बनाना है तो 2 की पावर 3 कर देते हैं, ठीक है, यानी कि इसको पावर में कर देते हैं। तो इसका जब पावर करेंगे तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 81, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आकृति कहाँ छुपी हुई है आपको बताना है। तो ये आकृति फ्रेंड्स आपकी दिख रही होगी कि ऑप्शन नंबर बी में छुपी हुई है। वो कहाँ छुपी है, कैसे छुपी हुई है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इधर से आप ऐसे जाएंगे और ऐसे है, फिर ऐसे ये गई, ठीक है ना, अब ये गई और फिर ये गई, तो यह आकृति आपकी बी में ही बन रही है, किसी में नहीं बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आकृति किस ऑप्शन में है, ठीक है, बनेगी इस खाली स्थान की जगह पर, वो आप देखिए। तो आपका जो है तो ये देखो, ये वाली तो ये पैक होगी ही, ठीक है, यानी कि ऐसी तो बनेगी ही बनेगी। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें से और इसमें से आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या देखना है कि ये ऐसी लाइन आ रही है और फिर यही लाइन ऐसे जा रही है, यानी कि ये लाइन ऐसे जाकर यहाँ पर इसमें मिलेगी, ठीक है ना। तो इस नीचे वाले कोने से, तो नीचे वाले कोने से ये तो मिल नहीं रही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको देखना है कि इन चारों में से किसको जोड़कर, इन सभी चारों आकृतियों को जोड़कर ये आकृति बनाई जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी को अगर आप ऑप्शन वाले को जोड़ते हैं सभी को, तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि टी वाला दोस्तों ये यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर हो गया टी वाला, ठीक है ना। और ये लंबा वाला यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये लंबा वाला इधर कहाँ पर, इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, इधर। और इसके बाद आपका ये वाला इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सारे ऐड करने पर आपका जो है तो तीसरे ऑप्शन से ही बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि कौन सा इस घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता इस पांच के आधार पर। तो देखिए, तो यहाँ पर देखते हैं, देखो विलोम पहले, सबसे पहले यहाँ पर देखना पड़ता है कि किसके विलोम होगा, ये इसके विलोम में होएगा, और इसके विलोम में, इस पॉइंट के विलोम में ये हो जाएगा, और इस स्टार के विलोम में ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि स्टार के विलोम अगर देखो यहाँ पर इस लाइन के विलोम में क्या है, ये है, ठीक है, षटकोण है। तो यहाँ पर लेकिन एक ही परत में दी, यानी कि विलोम नहीं होगा ये, तो यही केवल नहीं हम बना सकते, ठीक है, बाकी सब बना सकते हैं। एक ऑप्शन मिल गया आपका नहीं बना सकते, तो वही आंसर हो जाएगा। अगला है, ये दोस्तों बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, देखो PDF हम दे देंगे इसका, और आसान भी है, इसके शर्त वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये शर्त वाला क्वेश्चन आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शर्त वाला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिएगा।
और इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, हिंदी आ गई है अब आपकी, ठीक है। हिंदी को फटाफट निपटाते हैं। बोला गया है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर निम्नलिखित 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनें, ठीक है। तो चक्रधर को क्या बोल सकते हैं, सही समास इसका चक्रधर का क्या होगा, चक्र धारण किया है जिसने, उसको चक्रधर बोलते हैं, ठीक है। तो यह दोस्तों चक्रधर किसको बोलते हैं, भगवान कृष्ण को, ठीक है। आज वर्षा होगी और दिए गए वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, काल वाला विकल्प चुनिए, ठीक है। सही काल वाला विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर कौन सा काल है, आज वर्षा होगी, समान वर्तमान काल, इस संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल है, ठीक है, क्योंकि संभावना की जा रही है कि आज वर्षा होगी, ठीक है ना। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर ये नहीं है ऑप्शन, अभी वो ऊपर करते हैं अपन, ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक शब्द विकल्प है, ठीक है। रात में घूमने वाला कौन सा कहलाता है, क्या कहते हैं, रात में घूमने वाले को निशाचर बोलते हैं। और यहाँ पर सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है आपको। तो सकर्मक क्रिया, यहाँ पर सीता वीणा बजा रही, तो ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है ना, क्रिया हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखिए आपकी दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रूप, ठीक है ना। इसका आंसर आपका रूप हो जाएगा। और निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 4 विकल्प सही में हैं और यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द पहचानिए, ठीक है ना। तो मुद्रा का दोस्तों क्या था, यहाँ पर जो अनेकार्थी शब्द था रूप था, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों पुल्लिंग शब्द क्या है इसका, सामग्री का सम्राट, ठीक है ना। सामग्री क्या होती है, रानी, और सम्राट पुल्लिंग इसका हो जाएगा सम्राट यानी कि राजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित यहाँ पर विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचाने, ठीक है। कर्ता कारक यहाँ पर क्या है, रोहन ने हॉकी खेली, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता कारक पहचानना है। तो कर्ता कौन है यहाँ पर, कर्ता आपका रोहन है, क्योंकि रोहन ही हॉकी खेल रहा है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका छूट गया, इधर बोला गया कि बहुवचन के रूप में यहाँ पर चिड़िया का क्या होगा, बहुवचन चिड़िया, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना, चिड़िया का चिड़ियों, चिड़िया, ओके ओके। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि नीचे दिए गए यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर है और कर्ता का अर्थ होता है, ठीक है। तो कर्ता का अर्थ जो कार्य करे उसी को कर्ता बोलते हैं, ये तो आसान है। और उस विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो वर्ण की सहायता से बोला जाता है, वर्ण स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोलने वाले वर्ण को क्या बोलते हैं, व्यंजन, ठीक है। और निम्नलिखित यहाँ पर 4 विकल्प हैं, उस सही विकल्प का चयन करें और बताएं कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो स्वर रहित देखने के लिए दोस्तों हम किस चिन्ह का उपयोग करते हैं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा अनुनास, ठीक है, अनुस्वार, क्योंकि बोला गया है कि यहाँ पर व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो चिन्ह तो दोस्तों यहाँ पर केवल हलंत ही है, ठीक है ना। तो हलंत आएगा चिन्ह मेरे हिसाब से, क्योंकि चिन्ह तो हलंत ही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये देखो गद्यांश आपको दिया हुआ है, गद्यांश आपको पढ़ना पड़ेगा फिर उसके आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही आप पढ़ते रहिएगा, PDF हम प्रोवाइड करा देंगे, देखो ये PDF मिल जाएगी आपको, एक गद्यांश का पूरा क्वेश्चन पूछ रहा है। और यहाँ पर फिर मुहावरे आ गए हैं, बोला गया है कि यहाँ पर मुहावरा क्या होगा, घाट घाट का पानी पीना, ठीक है। तो घाट घाट का पानी हो पीना यानी कि प्यास बुझाना, ये तो नहीं होगा। खुशी मनाना, ये भी नहीं होगा। लज्जित होना, ये भी नहीं होगा। बहुत अनुभवी होना, ठीक है, क्योंकि घाट घाट का पानी पियेंगे तो आपको बहुत ही कुछ अनुभव मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस साइड रहेगा क्या, हाँ देखो बोला गया है कि भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इसमें क्या है, ठीक है। तो भिखारिन को देख पट देत बार बार, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, ठीक है ना, रूपक अलंकार है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका 41वां है और दिया गया है कि यहाँ पर जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर वात्सल्य भाव की उपस्थिति रहती है, ठीक है, शोक हो जहाँ पर हो। और यहाँ पर बोला गया कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्येक
सॉरी प्रत्यय से नहीं बना है, ठीक है। तो परिचय दोस्तों प्रत्यय से नहीं बना, यानी कि यहाँ पर पीछे कुछ भी ऐसा प्रत्यय नहीं लगा है। और शिष्या दोस्तों ये भी प्रत्यय से बना है, दयामय ये भी प्रत्यय से, शेरनी भी दयामय से सॉरी प्रत्यय से बनी है। परिचय आपका प्रत्यय से नहीं बना है, कोई भी प्रत्यय से मिलकर, ठीक है ना। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से यहाँ पर क्या बताना है आपको कि वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प चुनें, ठीक है। तो यहाँ पर भाववाच्य में बदलना है आपको। राधा स्कूटी चला रही, तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ठीक है। तो भाववाच्य में चेंज हो गया। और यहाँ पर बताना है आपको कि दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप लिखना है। तो मक्षिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, मक्खी, ठीक है। मक्षिका यानी कि क्या है, तद्भव तत्सम है, और मच्छी क्या हो जाएगी आपका तद्भव, ठीक है। अगला है यहाँ पर दिए गए 4 विकल्पों में से यहाँ पर विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुने। तो सन्यासी का क्या होगा, गृहस्थ, ठीक है। सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर कौन सा विकल्प उदाहरण चिन्ह का है, ठीक है। उदाहरण चिन्ह का है, ठीक है। कौन सा विकल्प उदाहरण चिन्ह का है। तो पद श्रीमती श्यामा चोना, और माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, वाह कितना मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है, तो उदाहरण चिन्ह का है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि आंसर क्या होने वाला है कि तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मेरे हिसाब से यही राइट होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वाह कितना मज़ा आ रहा है, तो ये भी तो राइट होगा। और माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, तो ये भी राइट होगा। पद श्रीमती, मेरे हिसाब से इसका पता नहीं चल रहा, ठीक है। 49वां क्वेश्चन आप देखिए, अब उसमें नहीं बिजी होना। बोला गया है कि संधि विच्छेद क्या होगा, किसका, नरीच्छा का, ठीक है। तो नारी प्लस इच्छा, इसका क्या हो जाएगा, नरीच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि है फ्रेंड्स, यहाँ पर नारीच्छा में आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपका जो है तो 44वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि उस विकल्प का चयन यहाँ पर बोला गया है कि शब्द सही समान अर्थ वाला शब्द है, ठीक है ना। तो शरीर का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, कलेवर, ठीक है। कलेवर दोस्तों शरीर का समान अर्थ वाला शब्द है। और यहाँ पर आपको 45वां क्वेश्चन है कि सही विकल्प उपसर्ग, और सही विकल्प है तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते, ठीक है। तो यह दोस्तों अपव्यय शब्द नहीं होते हैं, कौन, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, और उनमें से आपको बताना है कि यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा क्वेश्चन कि सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले रीड कर लीजिए। बोला गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो नियत यानी कि इसका क्या हो जाएगा, निश्चय तो नहीं होगा, तरफ, और गरीब इच्छा हो जाएगी, ठीक है। नियत यानी कि इच्छा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने पूरा वीडियो लास्ट तक अवश्य देखा होगा, और जो लोग लास्ट तक रुकते हैं ना, तो उन्हीं का ही दोस्तों क्या है, डेडिकेशन हाई लेवल का, ठीक है। या नहीं तो कोई भी दोस्तों ऐसे ही सब भेड़ चाल चल रहे हैं। और बता दें कि जो भी नए हो ना, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अभी हम और दोस्तों इसके प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो बहुत ही हेल्प रहने वाला है, ठीक है। जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, वीडियो आपको अवश्य मिलेगी, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।